अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, हाँ जो गुड्स बायर के स्टॉक में पड़ी हुई हैं वो इन्फ्लेटेड अमाउंट पे आ रही है ना। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतनी महंगी नहीं है। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें 1000 की हैं, एस के पॉइंट ऑफ व्यू से 1600 की हैं। तो एस ने उसको 1600 के लिखा हुआ है, जबकि ग्रुप के मुताबिक वो बस 1000 की हैं, तो वो 1600 पे आ रही है, उनको 1000 पे लाना है। IS 37। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन वैसे मैंने कहे तो थे, लेकिन आपने एक रात में कहाँ देख लेते। सेलर की रिटेन अर्निंग से यूआरपी माइनस और इन्वेंट्री स्टॉक से यूआरपी माइनस है। संडे को हेजिंग कराऊंगा और जो भी कर सकें, क्योंकि ये बैलेंस शीट में पूरी करा के, तो बैलेंस शीट के जो कैफ के सवाल हैं वो हस्बे तौफीक, क्योंकि मैंने कैफ के पास पेपर के सवाल भी डाले हुए इसके अंदर, तो जो जितना इसमें से कर सके सारे करने, ना मैं उम्मीद कर रहा हूँ ना मैं रिक्वायर कर रहा हूँ, जो जितने कर सके, जितने में उसकी बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट्स अच्छी तैयार हो जाएं बहुत हैं, सारे कर सके। कोई फारिग है, एक ही पेपर है, फॉर्म में ज़्यादा लोड नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सके तो कम से कम बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट्स के लिए ये जो मैं मास्टर क्वेश्चन शुरू करूँगा आज, कोशिश करूँगा बैलेंस शीट पूरी कर दूँ, तो वो भी कर लें तो चीज़ें रिवाइज़ हो जाएंगी। फिर अपने ऊपर ये जितना भी कैफ रिवाइज़ करना चाहें। नहीं, संडे को सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कराऊंगा, मंडे को फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करूँगा। कुछ रिवाइज करके आने की जरूरत है, चल जाएगा। अच्छा, टाइम मैं कंफर्म कर दूंगा ग्रुप में मैसेज करके, है? असल में एक इशू है, अगर वो हो गया तो हो सकता है दोपहर को रख लूँ क्लास, है? रिकॉर्डिंग होगी क्या मतलब? नहीं मतलब प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एक चीज़ है, वो कंटिजेंट है। अगर वो हो गई तो फिर दोपहर में क्लास हो जाएगी, नहीं तो सुबह हो जाएगी। संडे को भी बताऊंगा, ग्रुप में कर दूंगा मैसेज संडे की टाइमिंग। अच्छा जी, IS 37 एक होती है पक्की लायबिलिटी और एक होती है प्रोविजन और एक होती है कंटिंजेंट लायबिलिटी। पक्की लायबिलिटी तो खैर पक्की लायबिलिटी है, वो तो जो भी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की लायबिलिटीज हैं वो पक्की लायबिलिटीज हैं। IS 37 बना था इन दोनों को गाइड करने के लिए। प्रोविजन टूटी फूटी सी बात भी अगर किसी को याद हो तो ये ऐसी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जिसकी टाइमिंग और अमाउंट में शक है, तो इसके लिए बेस्ट एस्टीमेट लगा के अगर आउटफ्लो के चांसेस 50% से ज्यादा हों, यानी प्रोबेबल हो, तो एक्सपेंस या एसेट डेबिट और प्रोविजन नाम की एक चीज क्रेडिट हो जाती है। अमाउंट और टाइमिंग कंफर्म नहीं होती, अनसर्टेन होती है, लेकिन चांसेस आउटफ्लो के 50% से ज्यादा होते हैं और बेस्ट एस्टीमेट लग सकता होता है, अमाउंट का बेस्ट एस्टीमेट लग सकता होता है और खर्चा होगा इस बात के चांसेस 50% से ज्यादा होते हैं, तो फिर प्रोविजन रिकॉर्ड हो जाती है।
कुछ ना कुछ डेबिट और प्रोविजन फॉर कुछ ना कुछ क्रेडिट। उस कुछ ना कुछ की मिसाल वारंटी के रिपेयर्स भी हो सकती हैं। इस कुछ ना कुछ की मिसाल जो है नहीं डेटर्स नहीं, वो लायबिलिटी नहीं होती, वो तो वैसे बस एक एस्टीमेट होता है पैसे डूबने का। IAS 37 में प्रोविजन जो डिफाइंड है वो है प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। तो इसकी मिसाल कोई पेंडिंग कोर्ट केस हो सकता है, हमारे खिलाफ किसी ने डैमेजेस का क्लेम किया हुआ है, वो कोर्ट में केस पेंडिंग है। इसकी मिसाल डिसमेंटलिंग हो सकती है। तो अमाउंट का बेस्ट अंदाजा लग सकता हो और खर्चा होने के चांसेस 50% से ज्यादा हो तो प्रोविजन बन जाती है। बन जाने का मतलब है रिकॉर्ड डेबिट क्रेडिट हो जाता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी वो होती है जो किसी वजह से प्रोविजन नहीं बन सक रही, या तो चांसेस 50% से कम है या अमाउंट का अंदाजा ही नहीं लग रहा। कोर्ट में केस हमारे खिलाफ पेंडिंग है लेकिन अंदाजा ही नहीं लग रहा कि कितनी पेनल्टी पड़ेगी। कोर्ट में केस हमारे खिलाफ पेंडिंग है लेकिन चांसेस 50% से कम है, तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। अगर कोई चीज खरीदनी है, आप अपने ऊपर कोई मिसाल लगा के देख लें, कोई मोबाइल, कोई बाइक, कोई गाड़ी, कोई प्रॉपर्टी। चलें अभी क्या प्रॉपर्टी की मिसालें देंगे आपको। साइकिल खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, लैपटॉप खरीदना है यूज्ड, मोबाइल खरीदना है अच्छा नया खरीदना है, ब्रांड न्यू। तो अब आपने यूज इसलिए कहा है, जो मिसाल देने लगा ना इसलिए यूज्ड कह रहा हूं। अब आप जो यूज्ड लैपटॉप, यूज्ड कंप्यूटर, यूज्ड मोटरसाइकिल खरीदने जा रहे हैं, अगर ये शक भी पड़ जाए कि इस मोटरसाइकिल के कागजात का कोई रोला है, इस लैपटॉप का कोई ना कोई रफड़ है, तो आप या तो खरीदेंगे नहीं, या अगर खरीदेंगे तो कम पैसे देंगे। तो अगर एस कंपनी पे कुछ केसेस चल रहे थे और बेशक उन केसेस के अगेंस्ट प्रोविजन नहीं बनाई गई थी, कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज की गई थी, फिर भी केसेस तो थे ना, एक पेंडिंग इश्यूज तो चल रहे थे, तो हो सकता है कि एस के शेयर्स खरीदते हुए पैसे कम दिए गए हों। अच्छा, वो कम इसलिए दिए गए क्योंकि गुडविल नहीं है, इन कंटिंजेंसीज की वजह से पैसे कम दिए होंगे। अगर उस वक्त बैलेंस शीट में जितनी भी इक्विटी थी, नहीं, जितने भी नेट एसेट्स थे, उन एसेट्स और लायबिलिटीज की, कल वो जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट बताया था, फेयर वैल्यू की कोई एडजस्टमेंट जरूरी नहीं थी। सारे एसेट्स, सारे लायबिलिटीज अपनी फेयर वैल्यू पर थे। कैपिटल, रिजर्व्स, इनका टोटल आ रहा था 50,000 और इसके लिए जो पैसे दिए गए वो दिए गए 52,000। इस कैलकुलेशन के मुताबिक गुडविल आ जाएगी 2,000। अब अंदर की बात यह है कि गुडविल थी 10,000, गुडविल 10,000 थी, यानी पैसे दिए जाने चाहिए थे 60,000, लेकिन कंपनी एस पे कुछ केसेस थे पेंडिंग, जिनकी वजह से प्रोविजन तो नहीं बनी हुई थी लेकिन बहरहाल पेंडिंग केसेस थे, और उन पेंडिंग केसेस बेशक उनकी प्रोविजन नहीं बनी हुई थी लेकिन रोले तो थे ना, पेंडिंग थे, प्रोविजन नहीं बनी थी लेकिन इश्यूज तो थे, इसलिए 60 से कम दिए होंगे। तो वो जो 60,000 से कम पैसे दिए वो इसलिए दिए कि गुडविल बस 2,000 है। गुडविल यानी बिजनेस का अच्छा नाम था लेकिन इन रोलों की वजह से पैसे कम दिए, तो इन रोलों की वजह से जो पैसे कम दिए उसका असर गुडविल पे ना पड़ जाए, इस वजह से एक एडजस्टमेंट रिक्वायर किया IFRS 3 ने कि अगर ऐसी कोई कंटिंजेंट लायबिलिटीज थी लेकिन उनकी वैल्यू निकल सकती है तो आप उसको बैलेंस शीट में लाएं। एस की बैलेंस शीट में नहीं। एस की बैलेंस शीट में क्यों नहीं? क्योंकि IAS 37 के मुताबिक तो कंटिंजेंट लायबिलिटी बुक्स में नहीं आती, लेकिन ग्रुप बैलेंस शीट में लाएं। यानी ये माने कि उस दिन थी ऑब्लिगेशन, जैसे वो इंटेंजिबल एसेट जो IAS 38 ने नहीं माना हुआ, फिर भी हम उसको बैलेंस शीट में लाते हैं क्योंकि उसकी पहचान है। तो इसी तरह से ऐसी कंटिंजेंट लायबिलिटीज जिनको बुक्स में नहीं लिखा हुआ था, बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं थी, लेकिन बहरहाल मसले थे, तो पैसे यकीनन कम दिए गए होंगे। उन कम दिए होने की वजह से गुडविल कम शो हो जाएगी। ऐसा ना हो इसलिए जिस तरह फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की थी कल, और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के बाद मैंने एक वो इंटेंजिबल एसेट वाली बात भी बताई थी, तो इसी तरह से कंटिंजेंट लायबिलिटी नाम की एक लाइन आइटम क्रिएट की जाएगी, यानी एक लायबिलिटी क्रिएट की जाएगी 8,000 की, ब्रैकेट लगाऊं कि बगैर ब्रैकेट, एक लायबिलिटी क्रिएट की जाएगी। तो ये एक लॉस वाली बात है, तो उससे इक्विटी या नेट एसेट्स कम हो जाएंगे। तो अब इधर आंसर आएगा 42 और सही गुडविल हमें पूरी नजर आ जाएगी। तो जैसे कल फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट बताया था कि गुडविल की अमाउंट सही पता चल जाए, और उसी तरह से मैंने उसी के बाद वो जो इंटेंजिबल एसेट वाली बात बताई थी, सेम रीजन है इस कंटिंजेंट लायबिलिटी की कि एक पेंडिंग इशू है जो IAS 37 के मसाइल की वजह से प्रोविजन नहीं बन सका था, लेकिन इशू था, रोला था, केस चल रहा था, तो IFRS 3 के मुताबिक उसको भी वैल्यू देनी पड़ेगी
और उसको भी एक एडजस्टमेंट के तौर पे लाना पड़ेगा ताकि सही गुडविल निकल आए। अगर ये नहीं लिखता तो गुडविल की अमाउंट गलत निकल आती। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी को कह सकते हैं कि ये फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी की एडजस्टमेंट है। हाँ जी, नहीं, सिर्फ बात रिलायबल मेजरमेंट की नहीं होती ना, प्रोविजन के लिए जरूरत होती है प्रोबेबल होने की भी। हो सकता है प्रोबेबल ना हो। देखें, अगर तो रिलायबली मेजर नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू निकल ही नहीं सकती, तो फिर यहां पे भी नहीं आ सकती। यहां पे ला ही तब सकेंगे जब इसको कोई वैल्यू असाइन हो सकेगी। एस की बुक्स में इसलिए नहीं थी क्योंकि वो कंडीशन पूरी नहीं हो रही थी, प्रोविजन वाली 50% वाली नहीं पूरी हो रही होगी, तो इसलिए हमें इसको जबरदस्ती एस की बैलेंस शीट में तो नहीं लाना, लेकिन ग्रुप बैलेंस शीट में इसको कंसिडर करना पड़ेगा। और ये समझाया तो मैंने गुडविल से लिंक करके है, लेकिन अगर गुडविल वाली बात नहीं समझ आई तो आप बिल्कुल उसको, वो जो कल आखिरी मैंने इंटेंजिबल एसेट वाली बात बताई थी, उसकी उलट चीज समझ लें। इंटेंजिबल एसेट में यही कहा था कि ऐसा इंटेंजिबल एसेट जिसकी पहचान है, जिसकी वर्थ है, लेकिन IAS 38 की वजह से बैलेंस शीट में नहीं था, तो उसको भी पहचान दी थी, तो यही उसका उलट लायबिलिटी में मान लें। तो ऐसी कंटिंजेंट लायबिलिटी जो एस की बुक्स में इसलिए नहीं थी क्योंकि वो कंटिंजेंट थी, तो उसकी बुक्स में नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी वैल्यू लग सकती थी, तो उसको फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एडजस्टमेंट की तरह मानेंगे। गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में लेस करेंगे और बैलेंस शीट में उसको लायबिलिटी क्रिएट कर लेंगे। है जी, बहुत कुछ मिस कर दिया, हमने भी बड़ा मिस किया, लेकिन मजबूरी है। और ये सीफा 1 में काफी टेस्ट होने वाली है एडजस्टमेंट, पूरे सीफा 1 का दारोमदार है एडजस्टमेंट। बाकी भी नहीं समझ आए सर। बाकी जो कंटीजेंट लायबिलिटीज होंगी, जो पोस्ट एक्विजिशन है वो, अच्छा अभी कोई एक दो शक्लें और आ जाएं, मैं रिकैप दे देता हूँ। है पीटी करना, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। शुक्रिया। यार बात सुनिएगा, चलें चल जाएगा, ब्रेक में करवा लूँ, ठीक। रिपेयर करा लिया यार, है? हाँ, ये कल तो बिल्कुल ही टूट गई थी, ये करा लिया रिपेयर। अच्छा है, शुभ शुभ बोले यार ऐसी। अच्छा, ज्यादा तफसील नहीं, थोड़ा सा रिकैप बस। ये माइनस करना होता है बस। कल वाली क्लास में लास्ट एडजस्टमेंट ये बताई थी कि ऐसा इंटेंजिबल एसेट जैसे इंटरनली जनरेटेड ब्रांड जो IAS 38 के मना करने की वजह से एस की बैलेंस शीट में नहीं था, लेकिन उसकी पहचान थी, उसकी वर्थ थी। अगर एस के पुराने लोगों ने अपने शेयर्स बेचने हुए तो यकीनन महंगे बेचेंगे, क्योंकि उनको पता है उनके पास एक बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है। तो चूंकि उन पैसों के अंदर उस ब्रांड के पैसे भी रखे गए होंगे, तो सही गुडविल ही तब निकलेगी जब उस ब्रांड को भी एक एसेट की पहचान देंगे, तो सही गुडविल निकलेगी। बिल्कुल इसी का उलट प्रोविजन होती है एस की बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट।
पक्की नहीं होती, कच्ची होती है, लेकिन अमाउंट का बेस्ट अंदाजा लग सकता होता है और आउटफ्लो के चांसेस 50% से ज्यादा होते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रोविजन नहीं बन पाती, उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी कह के बस डिस्क्लोज कर देते हैं। जैसे कोई कोर्ट में केस पेंडिंग है और उस कोर्ट के केस की या तो अमाउंट नहीं पता चल पा रही, लेकिन अमाउंट नहीं पता चल पा रही तो फिर तो हम यहां पर उसको पढ़ ही नहीं रहे। आउटफ्लो के चांसेस 50% से कम थे तो प्रोविजन नहीं बन सकी होगी, लेकिन केस तो बहरहाल पेंडिंग है ना। तो अगर केस पेंडिंग है तो शेयर्स खरीदते हुए यकीनन उसके पैसे कम दिए गए होंगे क्योंकि इश्यूज हैं उस कंपनी के अंदर। अब वो जो कम पैसे दिए गए होंगे वो इसलिए कम नहीं दिए गए क्योंकि बिजनेस का नाम अच्छा नहीं है, वो इसलिए कम पैसे दिए गए हैं क्योंकि केस पेंडिंग है, कल को इसमें पेनल्टी पड़ सकती है। तो वो एस की चूंकि बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है तो एस के उस वक्त जो नेट एसेट्स थे उनमें वो फिगर रिफ्लेक्टेड नहीं होगी। जैसे इनटेंजिबल एसेट बुक्स में नहीं था तो उसकी वर्थ के भी पैसे लिए होंगे ना, तो जब कंटिंजेंट लायबिलिटी बुक्स में नहीं थी यकीनन उसके पैसे काटे होंगे। तो सही गुडविल तब निकलेगी जब उस कंटिंजेंट लायबिलिटी को लायबिलिटी की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की तरह लेंगे कि वो है लायबिलिटी, उसको एक वैल्यू असाइन करेंगे, यहां से लेस करेंगे लाइक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ लायबिलिटी, फिर सही गुडविल निकलेगा। करंट लायबिलिटीज में भी शो करेंगे, बिल्कुल इसको फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ लायबिलिटी की तरह ले रहे होंगे कि ऐसी लायबिलिटी जो मौजूद है लेकिन बुक्स में नहीं थी तो उसको जीरो बुक वैल्यू से फेयर वैल्यू तक लाना है, तो उसको यहां से लेस करेंगे और उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। 2019 में एक्विजिशन हुई थी 1 जनवरी 19 और हम इस वक्त 31 दिसंबर 21 पे खड़े हैं। फर्स्ट जनवरी 19 पे एक केस पेंडिंग था एस के ऊपर और उस पेंडिंग केस में एस के खिलाफ डैमेजेस का केस था और लॉयर का बेस्ट एस्टीमेट था कि अगर केस का फैसला हुआ तो आपको 8,000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। उस वक्त लॉयर का बेस्ट एस्टीमेट था, लेकिन चूंकि चांसेस 50% से कम थे इसलिए एस की बुक्स में वो प्रोविजन नहीं आ रही होगी, कंटिंजेंट लायबिलिटी कह के डिस्क्लोज किया गया होगा। तो हम क्या करें, हम गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से 8,000 लेस कर लें और लायबिलिटीज में 8,000 ऐड कर लें। ये है सिंपलेस्ट केस कि वो पेंडिंग है, उसकी वर्थ इतनी है जो सवाल में बेस्ट एस्टीमेट दिया होगा, गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में लेस कर दें और बैलेंस शीट में लायबिलिटी क्रिएट कर लें। लेकिन इसमें मसले आ सकते हैं कुछ, और आईएएस में ये केसेस नहीं लिखे हुए जो मैंने बनाए हुए, लेकिन आईएएस ने एक बात लिखी हुई है, उस बात को मैंने ट्रांसलेट किया 3 केसेस में, 4 भी कर सकते हैं लेकिन मैंने 3 में समेट लिया। आईएएस में एक बात लिखी हुई है, मैं आपको उस बात की लॉजिक बता देता हूं और फिर उस बात को जो मैंने 3 केसेस में ट्रांसलेट किया है वो मिसालों से समझाता हूं। कॉन्सेप्ट समझ लें फिर मैं केसेस की मिसालों से बताता हूं। कॉन्सेप्ट यह है कि अगर यह केस अभी तक पेंडिंग है, अगर यह केस अभी तक पेंडिंग है, वैसे 3 साल ज्यादा कर लिए, 19 कह देता हूं चलो, अगर यह केस अभी तक पेंडिंग है, साल गुजर गया और यह केस अभी तक पेंडिंग है और अभी तक वो पेंडिंग ऐसा है कि अभी तक वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है। दोबारा 1 जनवरी 19 एक्विजिशन डेट, ईयर एंड 1 साल गुजरा है, अभी ईयर एंड आया है। पहले मैंने ये केसेस में जाने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ये बताया है कि ऐसी ऑब्लिगेशन जिसकी चांसेस 50% से ज्यादा हो और बेस्ट एस्टीमेट लग सकता हो तो प्रोविजन बनती है आई 37, और अगर ये दोनों बातों में से कोई एक या दोनों पूरी ना हो रही हो तो कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। कंटिंजेंट लायबिलिटी वो होती है जो बैलेंस शीट में नहीं आ रही होती, लेकिन केस पेंडिंग है, जिम्मेदारी है, तो रोला तो है। तो जब शेयर खरीदे गए होंगे तो यकीनन इसके पैसे काटे गए होंगे, कम दिए गए होंगे, उसको अगर हमने इग्नोर कर दिया तो गुडविल गलत आ जाएगी। तो गुडविल सही लाने के लिए इस लायबिलिटी को एक वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, उसको गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से लेस करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ लायबिलिटी की जाए। क्या करना है, गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से लेस और लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर तो ईयर एंड तक अभी भी वो केस पेंडिंग है और अभी भी वो कंटिंजेंट लायबिलिटी ही है
तो एस ने इस मामले में अपनी बुक्स में क्या किया होगा? कुछ भी नहीं किया होगा। मतलब डेबिट क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, कुछ भी नहीं किया होगा ना। अगर तो एस ने अभी तक कुछ नहीं किया हुआ तो बस हम जो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो कर रहे हैं वो काफी है। क्या कर रहे हैं? हम गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से लेस कर रहे हैं और इसी 8000 को लायबिलिटी में शामिल कर रहे हैं। ये है केस 1। पेज 7 पे हूं मैं चैप्टर में। चैप्टर में पेज 7, एडजस्टमेंट नंबर 7, कंटिंजेंट लायबिलिटी पढ़ा रहा हूं मैं। और ये मशहूर एडजस्टमेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मशहूर एडजस्टमेंट है, ये मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हुई है। पेज 7, एडजस्टमेंट 7 पहुंचे। इसके जो केसेस है ना, ये मैंने बनाए हुए। आईएएस में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसको मैंने ट्रांसलेट केसेस में किया हुआ है, यानी जो उस पैराग्राफ का मकसद था आईएएस का, वो मैंने उनको केसेस में कवर किया हुआ है। तो केस 1 मैंने ये बनाया कि एक्विजिशन डेट पे ये पेंडिंग थी, कंटिंजेंट लायबिलिटी थी, इसकी एक वैल्यू असाइन की जिसको गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से लेस किया और बैलेंस शीट में उसको लायबिलिटी क्रिएट कर दिया। और केस 1 ये है कि ईयर एंड आ गया है, ये अभी तक पेंडिंग है और अभी तक कंटिंजेंट लायबिलिटी ही है, अभी तक उसको प्रोविजन का स्टेटस नहीं मिल सका। तो एस ने अपनी बुक्स में क्या इसके लिहाज से रिकॉर्ड किया होगा? कुछ भी नहीं। तो बस हमने जो कंसोलिडेशन के लिए किया है बस वही काफी है। क्या किया है? गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से लेस और करंट लायबिलिटी में लायबिलिटी क्रिएट कर लेंगे। ये केस 1 है, पढ़ के देख लें केस 1। एक से ज्यादा केस हो तो ये 8000 रुपए में एक केस है कि 4 केस हैं, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मैं तो आपको पढ़ाई बोल रहा हूं जिसमें प्रोविजन नहीं बनी हुई। हम तो पढ़ी कंटिंजेंट लायबिलिटी रहे हैं ना। केस 1 डन। 1 जनवरी 19 यानी एक्विजिशन डेट तक तो ये पेंडिंग केस कंटिंजेंट लायबिलिटी ही था, लेकिन अब ईयर एंड आने पे वो जो चांसेस थे 50% से कम, अब वो 50% से ऊपर निकल गए हैं और अब एस उसको अपनी बुक्स में ला चुका होगा। एस उसको एक्सपेंस और साथ प्रोविजन बना चुका होगा। तो अब ये देखना पड़ेगा कि उसकी अमाउंट 8000 है या उससे डिफरेंट है। अगर एस ईयर एंड आने पे इसको अपनी बुक्स में प्रोविजन बना चुका है, क्यों बना चुका है? क्योंकि अब वो कंडीशंस पूरी हो रही होंगी। तो फिर ये देखना पड़ेगा कि उसकी अमाउंट 8000 है या डिफरेंट है। केस 2 ये बनाया मैंने कि डिफरेंट है। अब डिफरेंट है तो कम है या ज्यादा है, दोनों इसके अंदर बातें कवर कर रहा हूं, दोनों की मिसालें दे देता हूं। एक बार बढ़ा लेता हूं, एक बार कम कर देता हूं। 31 दिसंबर 19 आ गया है और कंडीशंस पूरी होने की वजह से एस इसको अपनी बुक्स में प्रोविजन मान चुका है। कितने की मान लें? 7000 की मान लेते हैं, चलो। तो एस ने ईयर एंड पे अपनी करंट लायबिलिटीज में 7000 लिख लिया हुआ है। P प्लस एस, तो एस ने 7000 लिख लिया हुआ है और यकीनन अपना एक्सपेंस बना लिया होगा। एक्विजिशन डेट तक की रिटेन अर्निंग्स कहां लिखी जाती हैं? गुडविल की वर्किंग में यहां रखी जाती हैं। और एक्विजिशन के बाद जितना कमाया वो ग्रुप रिटेन अर्निंग का हिस्सा बन रहा होता है। एस ने एक्विजिशन डेट पे तो नहीं, बाद में इसको प्रोविजन रिकॉर्ड कर लिया और क्या रिकॉर्ड कर लिया? एक्सपेंस बना लिया हुआ है और प्रोविजन बना ली हुई है। ये सेटल हो चुकी है? नहीं, सेटल नहीं हुई। केस 1 में अभी क्या बताया था? केस 1 में क्या करना है? क्या कर रहे थे? गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से लेस और लायबिलिटी में ऐड। तो अगर हम ऐसे ही करें तो गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से लेस और लायबिलिटी में ऐड, इससे गड़बड़ क्या लग रही है? 2 मसले हुए वैसे। एक मसला तो यहां काला लाल नजर आ रहा है, क्या? डबल हो गया। एस उसको 7000 की प्रोविजन ऑलरेडी मान चुका हुआ है और हमने फिर से 8000 ऐड कर दिया। एक ये मसला आया।
दूसरा मसला ये आया कि एस ने अगर इसको प्रोविजन बना लिया है तो उसका डेबिट क्या किया हुआ है, एस ने उसको एक्सपेंस मान लिया है। अच्छा, मैं बगैर वैल्यूज के एक चीज बोल रहा हूं, अगर तो उसको साथ चल सके तो मैं चला लेता हूं। पोस्ट फेज की अर्निंग्स ग्रुप रिटेन अर्निंग्स में कंसोलिडेट हो रही हैं और प्री फेज की अर्निंग्स यहां कवर हो रही हैं। प्री फेज पोस्ट फेज अर्निंग्स हमने कंसोलिडेशन करते हुए 8000 यहां से लेस कर दिया, यानी हम कंसोलिडेशन करते हुए इस 8000 को प्री फेज में चार्ज कर रहे हैं, प्री फेज में चार्ज कर रहे हैं। और एस ये काली वाली प्रोविजन बना चुका, तो एस ने क्या किया, पोस्ट फेज में भी 7000 एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। अब डबल डबल क्या हो रहा है कि 7000 एक पोस्ट फेज में एक्सपेंस आ रहा है और 8000 एक प्री फेज में हमने एक्सपेंस बना दिया। और दूसरा मसला, लायबिलिटी भी डबल डबल आ रही है। IFRS 3 की नजर में ये लायबिलिटी अगर एस की बुक्स में ना आ रही होती तो 8000 की हमने क्रिएट की। अब IFRS 3 ये चाहता है कि 8000 की वैल्यू लगा दी ना, जब तक कंफर्म नहीं ना हो जाता कि 8000 से कम में जान छूट रही है। ये थोड़ी गहरी बात की, मैं दोबारा बोलता हूं। IFRS 3 ये चाह रहा है कि जब इसको 8000 की वैल्यू असाइन कर दी, गुडविल की वर्किंग में इसको 8000 की वैल्यू असाइन कर दी ताकि सही गुडविल निकल सके। अब जब तक ईयर एंड पे खड़े खड़े ये कंफर्म नहीं हो जाता ना कि ये मामला 8000 से कम में खत्म हो जाएगा, खत्म हुआ नहीं है अभी, जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि मामला 8000 से कम में सेटल हो जाएगा, इसको 8 से कम ना करें। मुझे लगा नहीं मैं बात समझा सका। ये ऑब्जेक्टिव है IFRS 3 का कि आप जब इसको 8000 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं ताकि गुडविल सही निकल सके, तो हमने उसको अपनी एक लायबिलिटी बनाया और प्री फेज में 8000 चार्ज कर दिया। तो IFRS 3 का ऑब्जेक्टिव यह है कि जब इसको 8000 की वैल्यू असाइन कर दी, जब तक यह कंफर्म ना हो जाए कि 8000 से कम में सेटल हो जाएगा, तो उसको 8000 से बिला वजह कम ना करें, क्योंकि 8000 से कम करने का मतलब है शायद हमें इनकम टाइप बनाना पड़ जाए। तो जब तक वाकई सेटल नहीं हो जाता तब तक बिला वजह उसको 8 से कम नहीं करें। तो 8 से कम करना मुनासिब नहीं है, तो इसको हमने 8000 शो करना है, जो कि एस क्या शो कर रहा है, 7। तो लायबिलिटी में हमें इसको 7 की जगह 8 करना चाहिए। मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर प्लस माइनस बताता हूं जो मैंने आपके लिए लिख दिया कि स्टूडेंट ने क्या करना है। अच्छा, मैं कंटीजेंट लायबिलिटी कोशिश कर रहा हूं कि समझा सकूं, ये एक मुश्किल एडजस्टमेंट है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि समझा सकूं। समझ आ रही है यहां तक बात? समझ ना भी आई तो मैंने फिर भी एड लेस की शक्ल में लिख दिया कि करना क्या है। तो 8000 जब इसको एक्विजिशन डेट पे वैल्यू असाइन कर दी, तो IFRS 3 का ऑब्जेक्टिव ये है कि जब तक ये कंफर्म सेटल ना हो कि 8000 से कम में जान छूट जाएगी, इसको 8000 से कम ना करें। तो लायबिलिटी में 7000 शो करना ठीक है कि 8000, तो उस 7 को हमें 8 बना लेना चाहिए। अच्छा, लायबिलिटी का मामला तो सही कर दिया कि इसको 8 करना चाहिए, 7 नहीं। लेकिन एस 7 का एक्सपेंस बना चुका और हम गुडविल की वर्किंग में इसको फिर 8000 लेस कर रहे हैं, तो इसका क्या हल करें? जो 7000 एस एक्सपेंस बना चुका है उसको उड़ा देना। हमारी नजर में ये 8000 प्री फेज का पोर्शन है, तो बस प्री फेज में ही रहना चाहिए। 7000 जो दोबारा एक्सपेंस बन रहा है उसको उड़ा देना चाहिए। वो डबल डबल पोस्ट में एक्सपेंस बन रहा है, तो वो पोस्ट वाला 7000 एक्सपेंस बनना ठीक नहीं है और लायबिलिटी में 7 आए नहीं, 8 आना चाहिए। अब इसको मैं आपके लेवल पे प्लस माइनस आसानी के लिए मैंने फार्मूला क्या बना दिया, केस 2 का फार्मूला देखें है। पोस्ट में उसने एक्सपेंस बना लिया, जबकि हमारे ख्याल में वो एक्विजिशन डेट का मसला था। हमारी नजर में ये एक्विजिशन डेट का ही मसला है, उसी वक्त ये मसला मौजूद था। उसके बाद हमारी गलती नहीं है कि केस पेंडिंग हो गया, उस वक्त ही ये मसला नौसत चल रही थी। तो हमारे नजदीक ये प्री फेज का मसला है, पोस्ट फेज का हम क्यों एक्सपेंस बर्दाश्त करें इसका। तो एस ने उसको एक्सपेंस बना दिया है पोस्ट फेज में 7000, नहीं वो तो प्री फेज का मसला है, तो वो 7000 एक्सपेंस नहीं बनना चाहिए और ये लायबिलिटी 7 एस ने लिखी हुई है, 7 की जगह 8 आनी चाहिए। अब देखें मैंने फार्मूला क्या बनाया, केस 2 पढ़ के देखें। पॉइंट नंबर 1 कि जो एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू थी यानी 8000, गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से लेस कर लें, ठीक है, और लायबिलिटीज में ऐड कर लें, ये लाल वाला ऐड कर लिया। उसके बाद क्या करें, अब इस 8 और 7 यानी जो एस बाद में खुद रिकॉर्ड कर चुका में से जो लोअर है, जो कि इस मिसाल में 7 है, क्या करें, उसको लायबिलिटीज से उड़ा दें और ये जो हम ग्रुप रिटेन अर्निंग की वर्किंग कर रहे होते हैं
एक पी का कॉलम होता है, एक एस का कॉलम होता है, उसमें एस में ऐड बैक कर दें। अब इससे कॉन्सेप्चुअली बात ठीक कैसे हो गई? लायबिलिटी में 8 आ गया और जो एस ने एक्सपेंस पोस्ट फेज में रिकॉर्ड हुआ है वो भी रिवर्स हो। डिफरेंस कहां? देखिए अगर तो आपको कॉन्सेप्चुअली बात समझ आ रही है तो आप ये ना करें, आप डिफरेंस 1000 का लिख लें। मैंने तो ये कहा कि कॉन्सेप्ट समझाया तो है लेकिन पेपर में बैठ कर ही याद रहती हैं चीजें, तो इसलिए फिर वहां पर मैंने ऐड लेस आपके लिए लिख दिया कि क्या ऐड और क्या लेस करना। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं लेकिन पेपर में रहना नहीं है कॉन्सेप्ट याद, तो इसलिए पेपर के हिसाब से मैंने आपको ये फार्मूला बना के दे दिया। अब एंड रिजल्ट वो कॉन्सेप्ट यहां एक्सटेंड कर गया कि जब तक ये कंफर्म नहीं है कि मामला कम में सेटल हो जाएगा, तो IFRS 3 चाहता है कि इस 8000 को कम ना करे, तो वो 8000 शो हो गया 7 खत्म करके, और जो प्री फेज में हम 8 चार्ज कर रहे हैं वो ठीक है, जो एस ने एक्सपेंस बना दिया वो रिवर्स कर दिया। हाँ जी, अब मुझे पता नहीं कि आप इसके लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, आपका कुछ दिल है कुछ लिखने का तो लिख लें, नहीं तो बस ठीक है, फार्मूला है बस वो चला लेना। ये जो हम सारी एडजस्टमेंट्स पढ़ रहे हैं ना, ये कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स, ये मैं आपको IFRS 3 और IFRS 10 पढ़ा रहा हूं, ये दो IS मिला के पढ़ा रहा हूं। जिनको ओरिजिनल स्टैंडर्ड पढ़ने का शौक है नहीं फिर भी कुछ लोग हैं यार, देखो जब तक कैमरे के पार आवाम है तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि होंगे कुछ शौकीन लोग, तो अगर तो शौक है तो मैं जब कंसोलिडेशन कंप्लीट कर लूं उसके बाद IFRS 3 और IFRS 10 पढ़िएगा, और IAS 28 और IFRS 11 बस जी। नहीं कम ना करो, हाँ ठीक है। IFRS 3 है ही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, एस ने तो IAS 37 की बात माननी है ना, है? नहीं वो जिसकी अटेम्प्ट है अगले साल तो वो हो सकता है पढ़ ही ले। 7000 और 8000 हाँ, मैंने भी आपको लोअर की मिसाल दे दी ना, हायर की मिसाल लेके बताता हूँ। सात 7000 की बात मैंने ये की थी कि एक्विजिशन के बाद एस ने 7000 की प्रोविजन बना ली हुई है, तो एस ने एक 7000 का एक्सपेंस बना लिया होगा जो एस की रिटेन अर्निंग में उसका इंपैक्ट आ रहा होगा, और उसने प्रोविजन बना ली होगी, तो हमने वो यहां 7 ऐड करने से उसको कैंसिल किया। क्यों कैंसिल किया? क्योंकि हमारे नजदीक ये पोस्ट फेज का एक्सपेंस नहीं है, तो उसको रिवर्स किया और ये जो एस बना चुका था ये खत्म हो गया। 15-20 क्या है? अच्छा ठीक है, तो उसमें 7000 चार्ज होता, हाँ, क्योंकि एस ने 7000 को एक्सपेंस और 7000 को प्रोविजन बना लिया हुआ है। केस 2 मैंने बनाया कि एस सब्सिक्वेंटली इसको रिकॉर्ड कर चुका, क्योंकि ईयर एंड पे आके कंडीशन पूरी हो गई। समरी वो है जो केस 1-2 बनाया हुआ है। 7000 की मिसाल में, हाँ मैं करने लगा बात, करने लगा। अब कर लेते हैं जी 7 की जगह 17। एक्विजिशन डेट पे इस पेंडिंग मसले की वैल्यू 8000 थी, और ये सारी बात इस वक्त ये चल रही है कि एक्विजिशन डेट पे ये कंटिंजेंट लायबिलिटी थी, तभी ये सारी एडजस्टमेंट है। एक्विजिशन डेट पे उसकी वैल्यू 8000 ही थी, तो गुडविल की वर्किंग में 8000 लेस, क्योंकि हमारी नजर में अगर वो एक्विजिशन डेट का इशू है तो वो प्री फेज में एक एक्सपेंस चार्ज होना चाहिए, तो 8000 गुडविल की वर्किंग में से लेस। अगर ईयर एंड पे मामलात और खराब हो गए और अब लॉयर को लगता है कि बेस्ट एस्टीमेट 17000 है और कंडीशंस पूरी होने की वजह से एस ने इस 17000 को एक्सपेंस और प्रोविजन बना लिया, तो IFRS 3 ने कहा था कि जब तक मामला ये कंफर्म ना हो जाए कि 8000 से कम में सेटल होगा तब तक इस 8 को कम नहीं करना। लेकिन वकील को लग रहा है 17, तो 17 ठीक है, फिर कम करके 8 नहीं कर लेना। जब कह रहा है 17 तो फिर 17, तो फिर बैलेंस शीट में क्या आना चाहिए? 17, बैलेंस शीट में 17 आना चाहिए।
वो जो बैलेंस शीट में 17 आना चाहिए, इसके अगेंस्ट डेबिट 17,000 अगर हमें पेनल्टी पड़नी है तो 17,000 एक एक्सपेंस है। अभी एस ने क्या किया हुआ है? एस ने 8 नहीं किया हुआ, एस ने 17,000 की प्रोविजन और एक्सपेंस बनाया। एस ने 17 एक्सपेंस कब बनाया? पोस्ट फेज में कि प्री फेज में? पोस्ट फेज में। हमारे नजदीक ये मसला एक्विजिशन डेट पे मौजूद था और 8,000 प्री फेज का ही एक्सपेंस होना चाहिए, लेकिन एस ने क्या किया? 17,000 को पोस्ट फेज का एक्सपेंस बना दिया। सही क्या होना चाहिए? तब का मसला 8 था, अब बढ़ के बेशक वो 17 तक पहुंच गया। हमारा बीच में कितना कसूर, हमारी किस्मत खराब कितनी इन्वॉल्व हुई बीच में? 9,000। तो हमारे मुताबिक एक्सपेंस कितना हमें मिलना चाहिए? 9, लेकिन अभी क्या हो रहा है? 17 पड़ रहा है। दोबारा सुने, ये 8 एक्विजिशन डेट पे इस पेंडिंग केस की वैल्यू असाइन कर दी, तो गुडविल की वर्किंग में 8,000 लेस। ईयर एंड आ गया और हालात और खराब हो गए और अब वकील को लगता है कि बेस्ट अंदाजा अब आपको 17,000 की पेनल्टी पड़ेगी। तो इसलिए अब IFRS 3 ये नहीं कह रहा कि नहीं आप उसको 17 नहीं 8 शो करें, 8 से कम नहीं करना था, बढ़ गया तो बढ़ गया, तो बैलेंस शीट में 17 आना चाहिए। अब ये 17 पेनल्टी पड़नी है तो इसके अगेंस्ट 17 एक एक्सपेंस है। क्या ये 17,000 का 17,000 एक्विजिशन के बाद मसला राइज हुआ है? देखें, एक है प्री फेज की अर्निंग्स, एक पोस्ट फेज की अर्निंग्स है। जो प्री फेज की अर्निंग्स है वो हमारा मसला नहीं है, वो पुराने लोगों का मसला है जो गुडविल की वर्किंग में आएगा। हमारा हिस्सा किसमें है? पोस्ट फेज की अर्निंग्स में। 17,000 की पेनल्टी सारा का सारा पोस्ट फेज का मसला है। एक्विजिशन डेट तक ये मसला कितना था? तो अब अगर 8 से 17 हो गया तो मजीद हालात कितने खराब हो गए? तो हमें 9,000 एक्सपेंस फील होना चाहिए। अभी इस वक्त क्या हो रहा है? एस ने 17,000 एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, तो कॉन्सेप्चुअली क्या करें? लायबिलिटी में कितना आना चाहिए? 17, और इधर एक्सपेंस हमें कितना पड़ना चाहिए? 9। अभी कितना पड़ रहा है? 17। अब देखिए मैंने फार्मूला क्या बनाया हुआ है। फार्मूला बनाया मैंने, गुडविल की वर्किंग में 8 लेस कर दें, केस 2, और लायबिलिटी में 8 ऐड कर दें, फिर पॉइंट नंबर 2 दोनों में से लोअर, यानी 8 यहां से लेस कर दें और वहां 8 ऐड कर दें। अब इस फार्मूले का एंड रिजल्ट क्या बना? यहां पर 17 एक्सपेंस की जगह 9 एक्सपेंस रह गया, कॉन्सेप्चुअली 9 पढ़ना चाहिए, लायबिलिटी में 17 आ गया। तो इस फार्मूले से वो कॉन्सेप्ट बन गया जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा चाह जी। उसमें अब बेस्ट अंदाजा 7 था, तो IFRS 3 के मुताबिक जब तक मामला कंफर्म कम में सेटल ना हो तो 8 से कम ना करें। एक्विजिशन डेट तक ये जिम्मेदारी हमें 8 लगती है। जब तक कंफर्म नहीं हो जाता ना कि 8 से कम में मामला सेटल हो गया है, तो अपनी ऑब्लिगेशन को 8 से कम शो नहीं करना। ये ऑब्जेक्टिव है IFRS 3 का। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर हमने 8 से कम कर दी लायबिलिटी तो एक इनकम टाइप बनानी पड़ सकती है। अगर इनकम वाली बात समझ नहीं आ रही तो चलो अभी थोड़ा सा इनकम वाली बात को रहने दें। 8,000 जो एक्विजिशन डेट पे उस लायबिलिटी की वैल्यू बनती है, जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि 8 से कम में मामला सेटल हो गया, लायबिलिटी 8 से कम शो नहीं होनी चाहिए। पहली मिसाल में एस उसको 7 की शो कर रहा था, तो हम उसको बैलेंस शीट में 7 नहीं 8 की शो करना चाहेंगे। तो मैंने फार्मूला ऐसा बनाया कि एंड रिजल्ट 8 आ गया था। अब दूसरी मिसाल में मैंने कहा है कि एस 17 रिकॉर्ड कर चुका है, तो मैंने 2 अलग अलग मिसालें दी हैं। एक्विजिशन डेट पे कंटिंजेंट लायबिलिटी थी, लेकिन अब ईयर एंड आते आते कंडीशंस पूरी होने की वजह से वो उसको प्रोविजन बना चुका हुआ है बुक्स के अंदर। ये केस 2 की हेडिंग देखें ना मैंने क्या बनाई हुई है कि सब्सिक्वेंटली एस उसको प्रोविजन बना चुका, रिकॉग्नाइज कर चुका। एक्विजिशन डेट पे कंटिंजेंट थी। ये जो एडजस्टमेंट 7 पढ़ा रहा हूं आपको, इसकी बुनियादी चीज ये है कि एक्विजिशन डेट पे वो कंटिंजेंट लायबिलिटी थी। आप कह रही हैं कि मैं इसको फार्मूले में 8 लाई क्यों रहा हूं? अच्छा, सवाल ये है, आपका सवाल सुनता हूं भी, कि जब S 17 रिकॉर्ड कर चुका तो मैं ये 8 करवाई क्यों रहा हूं? मैंने सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया वो पेपर में नहीं याद रहना। पेपर में क्या, आज क्या तारीख है? 21 सितंबर ना, ये आपको 23 सितंबर को भूल चुका होगा।
तो इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट से हटा के एड लेस याद करवा दिया कि एंड रिजल्ट वो बन जाए जो कॉन्सेप्ट है। तो मेरे इस फार्मूले से एंड रिजल्ट 17 ही आ जाएगा। मैं 8 ऐड करवा रहा हूं और 8 ही लेस करवा रहा हूं ताकि एक्शन करने से बन वो जाए जो कॉन्सेप्ट है। आप क्या कह रहे हैं? एस ने आज तक कुछ रिकॉर्ड नहीं किया हुआ जी। अभी सेकंड केस के अंदर प्रोविजन आएगी कंटिजेंट लायबिलिटी का, वो नहीं आएगा लाइन आइटम। हाँ, मतलब प्रोविजन ही 17,000 या 8,000 की आ रही होगी जी। जी जी बोले। अगर 17,000 तो उसमें 8,000 गुडविल की वर्किंग से लेस करेंगे और उसको जो है करंट लायबिलिटी में इंक्लूड करेंगे ऐसे। और क्योंकि 17,000 8,000 में से जो लोअर है उसको हम फिर उसी करंट में डिक्रीज कर देंगे। यही बात जी, ये फार्मूला यही बनाया हुआ है मैंने। कॉन्सेप्ट में ये कह रहा था कि बैलेंस शीट में 8 से कम नहीं होना चाहिए। अगर एस ऑलरेडी 8 से ज्यादा रिकॉर्ड कर चुका है तो बस ठीक है जो एस रिकॉर्ड कर चुका है। अगर एस ने 8 से कम रिकॉर्ड किया होता तो हम उसको पूरा 8 बनाते। ये कॉन्सेप्ट है, हम उसको 1000 और ऐड कर देते। अब इस कॉन्सेप्ट को तो भूल जाना स्टूडेंट ने, तो मैंने उसके लिए फार्मूला बना दिया कि आप इन फिगर्स में ये प्लस माइनस कर दें तो एंड रिजल्ट वही पहुंच जाएगा जो कॉन्सेप्ट है। तो केस 1 केस 2 डन। केस 2 में सर चाहे तो दो सेटल कर लिए चाहे हार्ड से तो इसमें नहीं सेटल नहीं हुआ अभी। रिकॉर्ड किया उसने। हाँ रिकॉर्ड किया उसने। तो ये दोनों जो है आपने जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये लगाने से काम ठीक हो जाएगा। हाँ ये दोनों के लिए एक ही जी। केस 2 में ये दोनों स्टेप लेने हैं आपने। यहां से 8,000, ये 8,000 क्या है? एक्विजिशन डेट पे इस कंटिजेंट लायबिलिटी की वैल्यू, यहां से लेस और यहां ऐड। ये तो 8 के साथ सलूक करना है और ये वाला सलूक इन दोनों में से लोअर के साथ करना है। यानी मैंने केस 2 में जो लिखा हुआ है ये लाल वाला पॉइंट 1 लिखा हुआ है और नीला वाला पॉइंट 2 लिखा हुआ है। वो तीसरा केस 2 बनाया मैंने कि डिफरेंट अमाउंट है। केस 1 केस 2 डन। केस 3 केस 4 और 3 मैं अलग अलग बनाने की बजाय मैंने, क्योंकि ट्रीटमेंट सेम करवानी थी मैंने, तो मैंने केस 3 स्लैश करके दो बातें इकट्ठे लिख दी। एक बात मैंने लिखी, मतलब मैंने केस 4 नहीं बनाया, केस 3 में ही स्लैश करके दो बातें कर दी क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट एक लेना था। अगर सब्सिक्वेंटली एस ने इसको प्रोविजन रिकॉर्ड कर लिया है और 8,000 पे ही कर लिया है तो IFRS 3 चाह रहा है कि करंट लायबिलिटी में 8 आता, तो एस कितना ला चुका? 8। तो बस ठीक है, लायबिलिटी जो होनी चाहिए थी वो हो गई है। कॉन्सेप्चुअली लायबिलिटी में हमें कुछ एड लेस नहीं करना चाहिए क्योंकि जो ग्रुप में आना चाहिए वो एस ऑलरेडी ला रहा है। लेकिन रिटेन अर्निंग में इशू क्या आ रहा है कि कॉन्सेप्चुअली ये 8,000 प्री फेज का एक्सपेंस है, लेकिन एस ने इसको जब 19 में रिकॉर्ड किया तो वो यहां पर उसको 19 में 8,000 एक्सपेंस कह चुका, तो वो जो पोस्ट फेज में एक्सपेंस आ गया हुआ है वो रहने देते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली क्या करें, लायबिलिटी को रहने दें और वो जो 8,000 है जो एस एक्सपेंस बना चुका वो रिवर्स कर दें। अब मैंने फार्मूला क्या बना दिया आपके लिए केस 3, गुडविल की वर्किंग में से 8,000 लेस और कुछ भी नहीं और यही 8,000 यहां पर ऐड। ताकि जो एस उसको एक्सपेंस बना चुका और वो पोस्ट फेज में चार्ज हो रहा है, हमारे ख्याल में वो पी फेज का है, तो वो उसको कैंसिल कर दे और लायबिलिटी ऑलरेडी ठीक है। तो अगर एस सब्सिक्वेंटली उसको उसी अमाउंट पे रिकॉर्ड कर चुका है जो उसकी एक्विजिशन डेट की वैल्यू बनती है, तो गुडविल की वर्किंग में से लेस और यही फिगर एस की रिटेन अर्निंग से ऐड। और अगर ईयर एंड पे ये मामला है ही नहीं मौजूद, सेटल हो चुका हुआ है,
तो अब जब सेटल ही हो चुका हुआ है तो लायबिलिटी का तो सवाल ही नहीं है, और एस की लायबिलिटी आ भी नहीं रही होगी। क्यों? वो तो कैश दे चुका है, लेकिन एस सारा का सारा जो कैश है वो एक्सपेंस बना चुका, यानी सारा का सारा वो मसला पोस्ट फेज में एक्सपेंस आ गया, जबकि हमारे ख्याल में वो जितना भी है उसमें से 8000 प्री है। तो अब चाहे एस ने इस मामले को 20,000 दे के सेटल किया हो, चाहे 2,000 दे के सेटल किया हो, चलो पहले 20,000 कर लेते हैं। अगर एस ने 20,000 दे के इस मामले को सेटल किया हो, यानी अल्टीमेटली ये रफड़ 20,000 में सॉल्व हुआ, तो 8 प्री फेज का है, पोस्ट फेज का रोला तो एक्सपेंस 12 होना चाहिए। तो इस 20 को 12 कैसे बनाए? 8 ऐड करने। और अगर 2,000 दे के मामला सेटल हो गया, तो हम जिसको एक्विजिशन डेट पे 8,000 का मसला समझ रहे थे वो तो 2,000 में मसला खत्म हो गया, तो 6,000 की एक इनकम बन गई। हम जिसको 8,000 का मसला समझ रहे थे वो 2,000 में खत्म हो गया, तो 6 की एक इनकम बन गई ना। तो फार्मूला क्या बना दिया आपको मैंने? 8,000 यहां से लेस 8,000 यहां ऐड, ताकि एस ने चाहे ज्यादा दिया हो चाहे कम दिया हो, रिटेन अर्निंग ठीक हो जाएंगे। वो 6 बन गया, नहीं 6 हमने ऐड नहीं करना, इफेक्टिवली वो 6 बन गया। तो हमने फार्मूला क्या बना दिया केस 3 का, कि जो एक्विजिशन डेट का 8,000 है गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से लेस, और एस की रिटेन अर्निंग में ऐड। अब चाहे एस ने जितने मर्जी पैसे दिए हों, यहां से 8,000 ऐड बैक करना उसको खुद ही सही कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ले आएगा, है जी। अगर एस ने कल को 20,000 दे के मामला सेटल किया, तो असल में हमें इस रोले का 20,000 खर्चा पड़ा, जिसमें से एक्विजिशन डेट तक का 8,000 है, तो बाद का 12,000 हमें एक्सपेंस पड़ना चाहिए ना। 8 यहां ऐड करने से वो इफेक्टिवली 12 बन जाएगा। और अगर एस ने सारा मसला 2,000 दे के सॉल्व कर लिया, तो जो हम ईयर एक्विजिशन डेट पे 8,000 का मसला समझ रहे थे वो 2 में देके सेटल हो गया, तो 6,000 की एक बचत हो गई ना हमारे लिए। तो यहां पर 8 ऐड करने से वो इफेक्टिवली 6,000 की इनकम बन जाएगी। यानी हमने 6 ऐड नहीं करना, हमने 8 ही यहां ऐड करना है। एंड रिजल्ट वो बन रहा है जो कॉन्सेप्चुअली होना चाहिए। दोनों मिसालें दोबारा सुने। अगर एस ने बाद में 20,000 दिए हों, तो टोटल खर्चा कितना पड़ा? 20। प्री फेज का 8 है, तो पोस्ट फेज का तो 8 ऐड करने से 20 नेगेटिव 8 पॉजिटिव, 12 एक्सपेंस बन जाएगा। और अगर एक 8,000 का मसला एस ने 2,000 में सेटल कर लिया, एक्विजिशन पे वो 8,000 का मसला था, एक्विजिशन के बाद वो 2,000 में सेटल हो गया, तो एक इनकम वाली बात है ना। कितनी इनकम? तो 8 यहां पॉजिटिव लिखने से वो इफेक्टिवली 6 की इनकम बन जाएगी। हाँ, मतलब फार्मूला बना दिया, ये एंड रिजल्ट वो बन जाए जो कॉन्सेप्चुअली बनना चाहिए। तो ये केस 3 बना दिया कि या तो वो सेम अमाउंट पे एस रिकॉर्ड कर चुका हो या फिर सेटल हो गया। अच्छा, एक सवाल में एक पॉइंट टेस्ट हुआ था जो एग्जैक्टली तो इन तीनों केसेस में फिट नहीं आ रहा, लेकिन ये तीनों केसेस समझ आ गए तो वो मामला वो सवाल के साथ सॉल्व करते हुए समझा दूंगा कि वो कैसे इन्हीं के अंदर फिट हो जाएगा। है नहीं पास्ट पेपर के सवाल है, वो मैंने कराना है, देखूंगा या तो क्लास में कराऊंगा या होमवर्क देकर डिस्कस करूंगा, लेकिन वो आना है डिस्कशन में। कंसोलिडेशन के मैंने बहुत सारे पास्ट पेपर्स कोशिश करनी है कि क्लास वर्क होमवर्क मिला के डिस्कशन में आ जाए। ये है एडजस्टमेंट नंबर 7। एडजस्टमेंट नंबर 7 सारी दोबारा पढ़ लें, कोई मिसाल पूछनी है तो पूछ लें, फिर आगे चलता हूं।
चल ठीक है जी, हैं जी। यानी अब एस उसको प्रोविजन बना चुका है 8,000 से। हाँ, लेकिन डबल फैक्ट लेना है ना, तो वो दूसरा फैक्ट ये है, एस अगर सब्सिक्वेंटली 8,000 की प्रोविजन बना चुका है तो एस उसको एक्सपेंस बना चुका होगा और यहां पर 8,000 रिकॉर्ड कर चुका होगा, तो ये तो ठीक है। लेकिन एस उसको यहां रिकॉर्ड कर चुका जबकि ये प्री फेज का एक्सपेंस है, तो इसको रिवर्स कर देना चाहिए, तो वो 8,000 यहां ऐड होने से रिवर्स हो जाएगा। है नहीं, आपने छोड़ना है कॉन्सेप्ट को तो छोड़ दें, मैं तो समझा ही रहा हूं, बाकी एंड रिजल्ट वो रिजल्ट आ जाएगा इस फार्मूले से जो कॉन्सेप्ट है। चलो जी, एडजस्टमेंट 7 डन। अच्छा, कॉन्सेप्ट तो खैर 23 तारीख भी मैंने ज्यादा ही बता दी है वो तो मैं अगली एडजस्टमेंट तक पहुंचूंगा तो कॉन्सेप्ट आपको भूल गया होगा, लेकिन मैंने जो कहा है पढ़ने को वो कम से कम वैल्यूज के साथ क्या सलूक करना है वो तो पता चल जाए ना। जो अंग्रेजी मैंने ऐड लेस लिखी हुई है उसमें किसको ऐड करना है किसको लेस करना है वो तो समझ आए ना। एस के 5,000 शेयर्स थे, इसमें से पी ने खरीद लिए 80%, यानी 4,000। अब इन 4,000 शेयर्स को खरीदा किससे है? एस से, एस के पुराने शेयर होल्डर से, और बदले में पेरेंट जो पैसे देगा वो एस को देगा, नहीं उन पुराने शेयर होल्डर्स को। तो पैसे तो मैंने जो बोला मतलब कैश, कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं, बात है कि कैश नहीं प्राइस देनी है। अब वो प्राइस कैश भी हो सकती है नॉन कैश भी हो सकती है। जो पेरेंट ने एस के पुराने लोगों से 4,000 शेयर्स खरीदने हैं, उन 4,000 शेयर्स के बदले पी ने क्या कंसिडरेशन देनी है, तो जो कंसिडरेशन देनी है वो है पी की इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट डेबिट, क्रेडिट क्या कि पी कंसिडरेशन क्या दे रहा है। तो इस परचेज की जो कंसिडरेशन है वो कैश के अलावा भी हो सकती है, कैश हो सकता है। अच्छा, कैश भी मैं दो तरह का कह देता हूं, इमीडिएट कैश हो सकता है, डेफर्ड कैश हो सकता है। यानी उन लोगों को कहा कि शेयर्स के बदले 25 रुपए तो अभी लो ना, 5 रुपए हम 3 साल बाद देंगे। अच्छा, वो 5 रुपए 3 साल बाद देंगे तो तरसा तरसा के पैसे देना चाह रहे हैं, पैसे भी है नहीं तरसा तरसा के नहीं पैसे देना चाह रहे, अभी है नहीं, तो उनको कहा गया 25 रुपए ले लो, बाकी 5 रुपए हम तुम्हें 3 साल बाद दे देंगे। हो सकता है अभी देने होते तो 27 में बात तय हो जाती, लेकिन जो कि 3 साल इंतजार करा रहे हैं तो ज्यादा पैसे दे रहे हैं, तो इमीडिएट कैश भी हो सकता है, डेफर्ड कैश भी हो सकता है। फिर इसके अलावा हम कैश की बजाय शेयर एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, शेयर एक्सचेंज का मतलब यह है कि उन लोगों से एस के शेयर्स ले रहे हैं और बदले में अपने शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो शेयर्स एक्सचेंज, तो शेयर एक्सचेंज भी हो सकता है। शेयर्स की बजाय
शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स की बजाय डेट इंस्ट्रूमेंट भी दे सकते हैं। एस के शेयर्स ले रहे हैं, बदले में अपने शेयर्स दे रहे हैं, तो शेयर एक्सचेंज। एस के शेयर ले रहे हैं और बदले में अपना डेट इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, डिवेंचर इशू कर रहे हैं, टीएफसी इशू कर रहे हैं, तो हम उसको डेट इशुएंस भी कह सकते हैं। यानी शेयर्स लिए और बदले में अपने डिवेंचर इशू कर दिए। फिर इसके अलावा हो सकता है कि नॉन कैश टोटली, कोई जमीन, कोई बिल्डिंग, कोई प्लांट, कोई शेयर्स किसी के पड़े हुए थे वो दे दिए उठा के, कोई स्टॉक उठा के दे दिया, कोई और एसेट दिया जा सकता है, सिविक दी जा सकती है। और इसके अलावा एक और चीज है जो कंफर्म नहीं है, डिपेंडेंट है किसी चीज पे, उसको कहते हैं कंटिंजेंट कंसिडरेशन। कोई ना कोई शर्त लगा देंगे और उस शर्त पे डिपेंडेंट होगा कि अगर वो शर्त पूरी हो गई तो इतनी अमाउंट और दे देंगे। ये तो कंफर्म है, ये जो मैंने ब्लैक में लिखा है ये तो कंफर्म है। एस के शेयर्स खरीद रहे हैं, उन लोगों को 25 रुपए फौरन दे रहे हैं, 5 रुपए 3 साल बाद देंगे। हो सकता है कैश भी दे रहे हो और हर शेयर के बदले अपना शेयर भी दे रहे हो सकता है शेयर भी दे रहे हो, डिवेंचर भी इशू कर रहे हो। यानी इन सब में से कोई एक भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है। लेकिन ये जो मैंने काले में मिसालें लिखी हुई हैं ये तो सर्टन है और हम पे कर रहे हैं। नीला ये है कि उन लोगों को कहा होगा कि इतनी तारीफें तुमने एस की हैं, अगर हमने इसकी वो परफॉर्मेंस देखी जो तुमने बात की है तो हम 4 रुपए शेयर और दे देंगे। अब वो शर्त कोई भी हो सकती है, हो सकता है कहा हो कि 3 साल की हम परफॉर्मेंस देखेंगे, अगर एस, जैसे वो IFRS 2 में शर्तें होती थी, अगर तो एस की सेल्स 600 मिलियन से ज्यादा निकल गई, वाकई तुमने तारीफें इतनी की हैं, तो हम तुम्हें 4 रुपए पर शेयर और दे देंगे। अगर नहीं तो बस ये 4 रुपए नहीं मिलेंगे। सेल्स मिसाल है, प्रॉफिट हो सकता है, शेयर प्राइस हो सकती है, मार्केट शेयर हो सकता है, कोई भी शर्त हो सकती है। तो एस के शेयर्स जिन लोगों से खरीद रहे हैं बदले में उनको जो परचेज कंसिडरेशन दे रहे हैं वो कैश भी हो सकती है, अदर फॉर्म्स भी हो सकती हैं। लेकिन ये ब्लैक और ब्लू में फर्क ये है कि ये तो अमाउंट सर्टेन है जो हमने देनी है, ये किसी चीज पे डिपेंडेंट है। अब इन सब में से इन्वेस्टमेंट तो डेबिट होनी है, क्रेडिट क्या होना है वो एक एक करके बताता हूं। है कंटिजेंट बताता हूं आगे। अच्छा, अभी तक सारा कैफ चल रहा है। कितने वीक्स लगेंगे, कितने मंथ्स लगेंगे? कंसोलिडेशन में मैं इसमें लेता हूं तकरीबन मैं देख रहा हूँ ना, है टोटल ये कोई 105 तक उम्मीद है और लास्ट टाइम 106 किए थे। तो कंसोलिडेशन में लगेंगे तकरीबन 28-29 लेक्चर्स, मतलब 14-15 डेज। ये आप एक 15 दिन कह रहा हूं मैं, यानी 30 लेक्चर तकरीबन। टोटल लेक्चर्स तो ये तभी तो चीज़ें जल्दी जल्दी कैफ सीफैब में कवर होती हैं, कैफ में इतनी जल्दी जल्दी थोड़ी कवर होती हैं। हाँ, कैफ में तो एक दिन में एक एडजस्टमेंट होती है, सीफैब में तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। जितना आपको यहाँ सीफैब में IFRS 2 या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाया है तो कैफ का तो पूरा सेशन गुजर जाएगा इसके ऊपर। जितना आप लोगों ने 3 हफ्ते में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लिया है तो पूरा कैफ इतने में हो जाएगा।
तो वॉल्यूम ज़्यादा। इनमें से सब में से एक एक करके बताता हूँ। अच्छा, मैं पहले डिस्कस ये कर रहा हूं कि पेरेंट को इन सब सिनेरियोज में क्या सही अकाउंटिंग करनी चाहिए। फिर सवाल पे है कि सवाल में क्या हुआ होता और क्या नहीं हुआ होता, और वो जो मैंने वहां लिखा हुआ वो भी मैंने सवाल के एतबार से लिखा हुआ है। जो मैं बोर्ड पे बताने लगा हूं वो बताने लगा हूं कि पेरेंट बुक्स में क्या करना चाहिए। तो बुक में से थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है। डिफरेंट से मेरी मुराद है, बुक में मैंने ये लिखा हुआ है कि सवाल में आप क्या करें। मैं आपको पहले ये समझा रहा हूं कि ट्रांजैक्शन को होना क्या चाहिए, तो इसलिए इसको नोट करना हो तो आपकी मर्जी है, नोट कर लेना। नंबरिंग कर देता हूं, बल्कि ये नंबरिंग वो बुक वाली नंबरिंग नहीं है, तो मैंने बोर्ड पे जो लिखा है वो बता रहा हूं। फिगर्स से मिसालें लेता रहूंगा और बताता रहूंगा कि इनमें अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए। पहली मिसाल बता रहा हूं। पेरेंट ने एस के लिए 4000 शेयर्स अगेंस्ट कैश पेमेंट ऑफ ₹25 पर शेयर। तो पेरेंट को अपनी बुक्स में, कंसोलिडेशन की बात नहीं कर रहा क्योंकि ये कोई कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट थोड़ी है, ये तो पेरेंट को अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग करनी है। तो पेरेंट को क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने से? 4000 × 25। एक लाख या 10 लाख? 1 लाख। इसमें कोई एतराज? ये तो ना भी मैं लिखता तो खैर। ये जो आप लेक्चर नोट कर रहे होंगे ना, आप क्या नोट कर रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन ट्रांजैक्शन को पी को कैसे कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए। सवाल में क्या करना है, कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट क्या है, वो नहीं बता रहा, वो मैंने किताब में लिखी हुई है कि सवालों में कैसे करना है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इन ट्रांजैक्शंस को इन सिनेरियोज में पेरेंट को क्या क्या सही सही अकाउंटिंग करनी चाहिए, ये बता रहा हूं बस। तो इमीडिएट कैश बस इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। पी ने एक्वायर किए 3000 शेयर्स ऑन 1 जनवरी 19। दिसंबर 21। 1 जनवरी 19 को शेयर्स खरीदे, पैसे देगा 31 दिसंबर 21 को, 3 साल बाद। चूंकि पैसे देने हैं 3 साल बाद, तो इन्वेस्टमेंट आज डेबिट होनी चाहिए या 3 साल बाद? क्यों? क्योंकि शेयर्स तो आज खरीद लिए, तो इन्वेस्टमेंट तो आज 1 जनवरी को डेबिट होगी, लेकिन पैसे नहीं दिए तो कैश तो भी क्रेडिट नहीं कर सकते, तो लायबिलिटी। 1 जनवरी 19 को इन्वेस्टमेंट डेबिट, और डेफर्ड कंसिडरेशन का नाम भी हो सकता है, लायबिलिटी भी कह सकते हैं, डेफर्ड कंसिडरेशन कह देता हूं। इस नाम से एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगा पेरेंट, ये अपनी एक लायबिलिटी बनाएगा, लेकिन वो लायबिलिटी 30 रुपए से नहीं बनाएगा क्योंकि 3 साल बाद की बात है। तो इसके लिए वो करेगा डिस्काउंटिंग। 3000 शेयर्स 30 रुपए की पीवी। अब इसके लिए कोई मुनासिब सा डिस्काउंट रेट होना चाहिए, जो इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हो सकता है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही हो तो बेहतर है। लेट्स से 10%, लेट्स से 10%, तो इनटू 1.1 पावर कितना बना? 6,7 और मैं हर साल की एंट्री नहीं कर रहा क्योंकि आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ चुके, चीते हो गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ के, तो वो 3 साल तक इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाएगा। तो मैं आपको उन 3 साल की इकट्ठी बात ही बता रहा हूं कि 31 दिसंबर 19 से लेके 21 तक इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करता जाएगा और डेफर्ड कंसिडरेशन यानी ये लायबिलिटी ये क्रेडिट करता जाएगा।
10%। इन्वेस्टमेंट उतने पे रहेगी क्योंकि उसके बाद जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इन्वेस्टमेंट वही 67,000 पे रहेगी। उसके बाद जो 3 साल गुजरेंगे वो लायबिलिटी बढ़ेगी। अगर थोड़ा बहुत याद हो तो डिसमेंटलिंग की प्रोविजन बनती है, जैसे प्लांट डेबिट होता है उसकी उस दिन की पीवी पे, वो एक ही दफा होता है। उसके बाद डिसमेंटलिंग की प्रोविजन बस बढ़ रही होती है और इंटरेस्ट एक्सपेंस बन रहा होता है। और फाइनली 31 दिसंबर 21 को डेफर्ड कंसिडरेशन डेबिट, कैश क्रेडिट 3,000 इंटू 30, 90,000। तो पेरेंट को इसकी अकाउंटिंग करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट डेबिट एक्विजिशन डेट की इस पेमेंट की पीवी, जो पेमेंट उसने एग्री की है उस पेमेंट की पीवी एक्विजिशन डेट की इन्वेस्टमेंट डेबिट। उसके बाद पेरेंट अपनी लायबिलिटी बढ़ाता जाएगा और इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाता जाएगा और फाइनली जब पैसे देगा तो लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट वो पहले दिन वाली पीवी से डेबिट। जी नोटेड। तो मैं तीसरी मिसाल बताऊं, इनेबल डू नोटेड। पी ने एस के 2000 शेयर्स खरीदे। यस सर। जी 2, 4, 5। वैसे तो अंग्रेजी में ये क्लियर करना चाहिए
कि 2 किसके और 5 किसके? नहीं, अंडरस्टूड नहीं है, अंडरस्टूड नहीं है, ये सवाल में क्लियर बताना चाहिए। लेकिन अभी जितना लिखा है, अगर इतना भी लिखा हो तो फिर इसका मतलब ये है कि ये P है और ये S है। S के जो 2000 शेयर्स ले रहा है उसके बदले अपने कितने शेयर इशू कर रहा है? 2 for 5 का मतलब है हर 5 के बदले 2, तो 2000 शेयर्स लेके अपने कितने? 800। कैसे? 2/5 कर देंगे, यानी हर 5 के बदले 2, तो 2000 इंटू 2/5। उस वक्त जो इन दोनों कंपनीज के शेयर्स की प्राइसेस थी, फेयर वैल्यूज कह लें, मार्केट प्राइसेस कह लें, P का शेयर और S का शेयर, S का शेयर था उस वक्त मार्केट में 22 रुपए का और P का शेयर था 60 रुपए का। तो P को करना ये चाहिए कि इन्वेस्टमेंट डेबिट और क्रेडिट, अपने शेयर इशू कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। और ये इफरिक 9 पढ़ाते हुए, इफरिक 19 पढ़ाते हुए भी बात की थी कि IFRS 9 में, इफरिक 99 ही बोल दिया मैंने, था कुछ इफरिक 19 के सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, IFRS 9 के अंदर ये बात है कि हम जो इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। वरना जनरली अकाउंटिंग में क्या होता है, जो चीज भी हम खरीदते हैं उसके बदले जो हमारे पास से जा रहा है उतने पे रिकॉर्ड होता है। तो यहां भी ऐसे ही कि हमारे पास से जा क्या रहा है, हमारे पास से 60 रुपए के शेयर्स इशू हो रहे, जा रही मतलब हम 60 रुपए के शेयर्स इशू कर रहे हैं और पैसे नहीं ले रहे। तो हमें वो S के शेयर्स खरीदना कितना कॉस्ट कर रहा है कि हम 60 रुपए वर्थ के अपने 800 शेयर्स दे रहे हैं। 800 वाली बात, 2000 S के लेके हम अपने 800 शेयर्स दे रहे हैं, तो हमें S के 2000 शेयर्स खरीदना कॉस्ट ये कर रहा है कि हम इतनी वर्थ के शेयर इशू कर रहे हैं और पैसे नहीं ले रहे। तो हमें ये इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कर रही है 800 इंटू 60 रुपए, और ये 800 ये है कि S के शेयर्स इंटू 2/5, ये 800 है। यानी हम अपने कितने शेयर इशू कर रहे हैं, कितना हो गया? 48,000। और अगर 10 रुपए फेस वैल्यू है तो 8,000 और 40,000। और चलो और बाद में कहता हूं, पहले 3 को नोट कर लें फिर और बताता हूं उर्दू वाला। और
ये नोटेड। अच्छा, इसमें ना मैंने लिखी हुई वैसे बात ये, अगर ये नहीं पता, ये नहीं पता तो फिर तो 60 रुपये नहीं पता, तो ये तो हम नहीं कर सकते। नहीं 800 तो पता है, मतलब ये नहीं कि कुछ, मतलब ये तो पता ही होगा हम कितने शेयर्स दे रहे हैं। हो सकता है ना पी एक लिस्टेड कंपनी ना हो, तो 60 रुपए नहीं है, फिर क्या करें? फिर 22 रुपए से काम चला लें। 800 इंटू 22, 2000 इंटू 22। नहीं 800 पता होगा, लेकिन फिर हम 800 नहीं यूज करेंगे। हाँ, फिर हम यहां पर 2000 इंटू 22 करेंगे। 2000 इंटू 22 यानी 44,000, 8,000 और 36,000 है। नहीं, ये पता है हमें 245, इसलिए हमें ये पता है कि हम अपने कितने शेयर्स दे रहे हैं, लेकिन 60 रुपए नहीं पता। तो फिर नहीं पता तो फिर इससे काम चला लेंगे, यानी फिर 2000 इंटू 22 कर लेंगे। प्रायोरिटी है कि अपने शेयर की फेयर वैल्यू। अगर नहीं पता तो फिर एस के 22 रुपए भी चल जाएंगे। 2000 इंटू 22, 22 रुपए किसकी वैल्यू है? तो उसको हम अपने शेयर से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना। हम ये 2000 शेयर्स ले रहे हैं 22 रुपए की एक वर्थ का, तो 22 रुपए का ही ले रहे होंगे। तो 2000 इंटू 22, तो अगर हमारे शेयर की वर्थ नहीं पता तो एस वाले से भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर वो 2000 इंटू 22 होगा। कैपिटल में तो हमारे शेयर्स ही आएंगे ना। हमें ये तो पता ही है कि 800 शेयर्स दे रहे हैं, और जो डिफरेंस है वो प्रीमियम। ये वैसे 60 रुपए नहीं पता वाली भी लाइन लिख लें तो अच्छा है। तो उसमें फिर ये 2000 इंटू 22 बन जाएगा, 44,000, 8,000 और 36,000 हो जाएगा। चलें बस काफ़ी। जज़ाकल्लाह। बस ये एडजस्टमेंट पूरी करके फिर वो ब्रेक करता हूँ, क्लास की भारी हो गई है एडजस्टमेंट, ब्रेक चाहिए। चौथी,
P acquired 5,000 shares of S against issue of one debenture for every 20 shares। और ये जो डिवेंचर है, इस डिवेंचर की डिटेल ये है कि फेस वैल्यू 100 रुपये है और कूपन रेट 9% है, तब बस फेस वैल्यू, क्योंकि अभी अभी हम इशू कर रहे हैं ना, तो अगर पहले से मार्केट में हमारे डिवेंचर्स हैं तो फिर फेयर वैल्यू भी देता, और अगर नहीं है तो फिर फेस वैल्यू भी। पहले इतने का समझ लें, फिर वो फेयर वैल्यू भी बता दूंगा। तो एक्विजिशन डेट पे इन्वेस्टमेंट डेबिट और डिवेंचर्स क्रेडिट, कितने डिवेंचर इशू कर रहे हैं हम? हाँ जी, 1 for 20। तो 250 डिवेंचर्स हम इशू कर रहे हैं। अगर उनकी इनिशियली बस यही अमाउंट है और उसके अलावा इनकी अभी फिलहाल फेयर वैल्यू कोई नहीं है, तो फिर तो 100 रुपये पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर इनकी अभी ही फेयर वैल्यू है तो वो IFRS 9 ही के मुताबिक इनिशियली कितने पे रिकॉर्ड होते हैं? फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। तो वो फेयर वैल्यू है तो फेयर वैल्यू हो जाएगी, नहीं है इस मिसाल में तो 100 रुपये। तो हम लोग 250 डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो 250 × 100 रुपये, तो हमें फिर ये शेयर्स खरीदना इतना कॉस्ट कर रहा है। अगर ये फेयर वैल्यू इन डिवेंचर्स की होती और 100 से डिफरेंट होती तो फिर डिवेंचर्स पे वो IFRS 9 चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब बैलेंस शीट में ये डिवेंचर्स लायबिलिटी में आना चाहिए या इंटर कंपनी है एलिमिनेट हो जाना चाहिए? आना चाहिए। इंटर कंपनी एलिमिनेट तो तब हो अगर S और P का आपस में कोई रिलेशन हो। ये डिवेंचर किनको इशू कर रहे हैं? ये तो उन पुराने लोगों को इशू कर रहे हैं, तो इस वक्त ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद इस पे सब्सिक्वेंटली वो IFRS 9 लगेगा। इन्वेस्टमेंट बस डेबिट हो गई, अब सब्सिक्वेंटली इसके ऊपर IFRS 9 लगना है। फाइनेंशियल लायबिलिटी है ये, अमॉर्टाइज कॉस्ट, इसके ऊपर सब्सिक्वेंटली अब अमॉर्टाइज कॉस्ट लगनी है। CFAP में ये वाली चीज तो मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी भी आई है, मेरे ख्याल में नहीं। CFAP के सवालों में आपको शेयर एक्सचेंज बहुत मिलेगा, इमीडिएट कैश और ज्यादातर शेयर एक्सचेंज होता है। रेहान उधर ही जी। हाँ जी, लेकिन वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो इसको खरीदने पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, इसको खरीदने वाली ने एक्सपेंस बनना है। साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि अगर इनको इशू करते हुए कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो उस पर IFRS 9 वाली अकाउंटिंग ही करनी है। वो जो एक्सपेंस है ना, वो ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो हमारे शेयर या डिवेंचर इशू करने पे हो रही है उस पर IFRS 9 वाली अकाउंटिंग है। जो मैंने एक्सपेंस बनाने को कहा था वो उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कहा था जो एस के शेयर्स खरीदने के ऊपर आ रही है। जैसे अगर एस के शेयर्स खरीदने के लिए ब्रोकर को पैसे दे रहे हैं तो उसको तो कैश ही दे रहे होंगे, वो कैश एक्सपेंस बनेगा हमारा। पेरेंट बेशक उसको अपने पास इन्वेस्टमेंट डेबिट कर रहा होगा, लेकिन कंसोलिडेशन करते हुए उसको हम इन्वेस्टमेंट से निकाल के एक्सपेंस बना देंगे। लेकिन अगर डिबेंचर इशू करने के ऊपर कोई एक्सपेंस होता तो वो इस इनिशियल मेजरमेंट के अंदर कवर होता।
ट्रांजैक्शन कॉस्ट आप दोनों में करके निकालेंगे, दोनों भी ठीक है। क्या D1 पहले एस के शेयर्स खरीदने के ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ले लेते हैं 3,000 रुपए। तो पेरेंट अपनी बुक्स में तो इन्वेस्टमेंट डेबिट 28,000 से करेगा, ये 25,000, कैश 3,000। कंसोलिडेशन में जाते जाते उस इन्वेस्टमेंट को 28 की जगह 25 कर देंगे। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एस के शेयर्स खरीदने पे नहीं, अपने डिबेंचर इशू करने पे हो रही है 2,000 रुपए की, तो वो इस 25,000 की इनिशियल मेजरमेंट में आ जाएगी। इनिशियली लायबिलिटी रिकॉर्ड होती है फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो फिर वो ये 23,000 पे रिकॉर्ड होगा, तो फिर ये भी 23,000 पे रिकॉर्ड होगा। बस 2 चीजें कर रहा हूं, वो खत्म कर रहा हूं, ये 2 चीजें हैं। क्या नहीं आएगी समझ? हाँ जी, ओ 1 मिनट, क्या क्या? मैं अभी इस वक्त ये जो सारा टॉपिक बता रहा हूं वो इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं कि पी को अपनी बुक्स में क्या करना चाहिए। अभी मैं इसको कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा, अभी सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि पी को अपनी बुक्स में क्या काउंटिंग करनी चाहिए। तो पी को अपनी बुक्स में ये इन्वेस्टमेंट और डिबेंचर्स रिकॉर्ड करने चाहिए और सब्सिक्वेंटली इसके ऊपर अमाउंट कॉस्ट लगानी चाहिए। बस 2 रह गए पॉइंट। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के लिए 52 लेक्चर बहुत लंबा ही हो गया, खत्म नहीं हो रहा। उसल में एडजस्टमेंट पूरी कर लो, फिर 52 को खत्म करता हूं। पी ने 5,000 शेयर्स लिए ऑफ एस अगेंस्ट ट्रांसफर ऑफ लैंड having net book value of rupees 5 million और ज़्यादा हो गए 50,000 और फेयर वैल्यू 65,000 पाउंड। चलो हैविंग 5,000 शेयर्स लिए हैं और उसके बदले लैंड दी है एस को। ये शेयर्स एस से खरीदने हैं? नहीं, एस के पुराने लोग। तो कंपनी पी के पास ये लैंड थी तो वो दे रहे हैं ना, यानी ये लैंड उसका एसेट थी। तो अब पी अपनी बुक्स में क्या करेगा कि इन्वेस्टमेंट डेबिट और लैंड क्रेडिट। लैंड कितने से क्रेडिट? बुक्स में से निकाल रहे हैं 50,000। अभी पिछली मिसाल में बात की थी कि IFRS 9 फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी की इनिशियल मेजरमेंट के अलावा जनरल रूल हमेशा से ये रहा है कि जो चीज़ हम खरीदते हैं वो में क्या कॉस्ट करती है कि हमारे पास से जा क्या रहा है। तो हमारे पास से कितनी वर्थ की लैंड जा रही है, तो हमें फिर इन्वेस्टमेंट 65,000 कॉस्ट कर रही है। क्योंकि लैंड बेचते तो 65,000 रुपए मिलते, तो हम 65,000 रुपए के बदले 65,000 के शेयर्स ले रहे हैं, तो इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कर रही है जो लैंड की फेयर वैल्यू है और बाकी प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। यानी इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट होगी? जो अदर एसेट दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू है।
मेरे लिए खुशखबरी। संडे से कि संडे को? चलो ठीक है। अच्छा, जो मैंने अब ये छठी चीज बाद में बताता हूँ। इन पांचों के बारे में बुक में लिखा हुआ है। इनफैक्ट ये तो सिंपल सी बात थी, इन्हीं के लिए लिखा हुआ है। उससे ज्यादा जरूरी बात ये थी जो मैंने बोर्ड पे समझाई है, ये ज्यादा जरूरी बात है। मैंने बस वो कुछ पॉसिबिलिटीज लिखी हुई है कि सवाल में अगर ऐसा हो तो ऐसे ऐसे करना है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी याद रखना यह है जो ये बताया। अब अगर आपको ये सारी चीजें क्या सही अकाउंटिंग होनी चाहिए वो पता है, तो फिर सवाल पे डिपेंड करता है कि इसमें क्या क्या एरर हुआ हुआ है, फिर ही आप वो एरर ठीक कर सकेंगे। जैसे हो सकता है सवाल में लिखा हो कि ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ हुआ, तो कर लेंगे, क्या कर लेंगे, जो होना चाहिए। इसी तरह ये रिकॉर्ड हुआ हुआ है लेकिन सिर्फ फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड हो गया, तो वो जो प्रीमियम वाला है वो भी रिकॉर्ड कर लेंगे, या फिर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ हुआ तो अब रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसलिए इनके बारे में मैंने पॉसिबिलिटी लिखी जरूर है किताब के अंदर कि अगर ये कहा हो तो आप ऐसे ऐसे कर दें, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी याद रखना वो है जो आपको आज समझाया कि सही होना क्या चाहिए। एक बार आपको ये याद रह गया ना कि सही क्या होना चाहिए, फिर सवाल की वर्डिंग पे डिपेंड करता है उन्होंने क्या क्या एरर बताया हुआ है। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 8 में कंटिंजेंट कंसिडरेशन के अलावा बाकी सारा पढ़ लें। कंटिंजेंट कंसिडरेशन के अलावा एडजस्टमेंट नंबर 8 पेज नंबर 7, चैप्टर में पेज 7, एडजस्टमेंट नंबर 8 कंटिंजेंट कंसिडरेशन के अलावा बाकी सारी चीजें पढ़ लें। अगर काम की लगे, फायदे वाली हैं तो ठीक है, नहीं तो वो रहने दें, और जो आज वैसे सिखाया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 8 कंटिंजेंट कंसिडरेशन के अलावा ये जो सारे काले काले पॉइंट समझाए हैं, इनके बारे में जो कुछ लिखा वो पढ़ लें। अगर समझ आता है तो ठीक है, नहीं समझ आता तो उससे ज्यादा जरूरी वो है जो अभी बोर्ड पे सिखाया था। है क्या हुआ, समझ नहीं आ रही? ये तो वही पॉसिबिलिटी है जो आपने हाँ, मतलब मैंने पॉसिबिलिटी लिखी हुई है कि अगर सवाल में कहा है कि नहीं रिकॉर्ड, तो सवाल में हो सकता है कुछ और कहा हो। तो इसलिए इनको याद करने से ज्यादा जरूरी ये है कि जो आपको वैसे ट्रीटमेंट बताइए वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सवाल वाले ने हो सकता है कुछ और कहा हो एरर। ये सारी, हाँ, इसमें कंसोलिडेशन करके कुछ भी नहीं है। ये जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताया ना, मैंने वो कंसोलिडेशन के अलावा बताया कि पी को अपनी बुक्स में सही क्या करना चाहिए। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या करना है वो इनका कोई ना कोई एरर शायद बताया हो, तो फिर वो जो एरर बताया होगा उसके हिसाब से देखना होगा क्या एरर बताया हुआ है। तो मैंने दी नहीं थी ना फेस वैल्यू, फेयर वैल्यू मैंने कहा, वैसे बोला था कि अगर फेयर वैल्यू होती तो फिर हम वो IFRS 9 वाली इनिशियल अमाउंट लेते, तो फिर फेस वैल्यू ले लेते। हाँ, यानी इन सब के नहीं, ये तो पीवी, ये तो कैश है ना, ये कैश है, ये कैश की पीवी है। इन तीनों के अंदर जो चीज हम दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू, वो IFRS 19 था ना कि एक लोन, अब हम अचानक कह रहे हैं जी शेयर ले लो, बात खत्म करो, तो उसमें भी हमने शेयर्स की फेयर वैल्यू ली थी। तो लेकिन छोड़े IFRS 19, मैंने जो भी बोला, ये दोनों तो कैश हैं। इन तीनों में जो हम क्रेडिट कर रहे हैं उनकी फेयर वैल्यू, एक में आप कह रहे हैं कि जो हमारे पास से जा रहा है वो, हाँ तो वही ना क्रेडिट जो हो रहा है। अगर ये नहीं पता तो दूसरा केस कौन सा? सर मैं वैसे ही दो केस बना रहा हूँ कि अगर एक तो केस ये है ना कि जो भी हमारे पास से जा रहा है इन्वेस्टमेंट के बदले हम, ये सिर्फ और सिर्फ ये शेयर्स में मैंने बोली थी कि अगर हमें इनकी फेयर वैल्यू नहीं पता, हमारी कंपनी लिस्टेड नहीं है,
तो चलो फिर एस के शेयर ले लेते हैं। ये सिर्फ शेयर्स में IFRS 3 में बात लिखी हुई है, सिर्फ शेयर्स के बारे में लिखी है बात। इन तीनों के अंदर ये तीनों जो हम क्रेडिट कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू, क्योंकि हमारे पास से वो जा रहा है, हम शेयर इशू कर रहे हैं, हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं बगैर पैसों के, हम लैंड दे रहे हैं, तो हमें शेयर्स लेने की कॉस्ट क्या पड़ रही है कि इनकी फेयर वैल्यू क्या है। तो इन तीनों में कॉमन बात यह है कि इनकी फेयर वैल्यू से इन्वेस्टमेंट डेबिट होनी है। ये तो पता है कितनी अमाउंट है और ये जितनी अमाउंट है उसकी पीवी है, तो इन तीनों में इन्वेस्टमेंट डेबिट होनी है इनकी फेयर वैल्यू से। तो जो मैंने किताब में लिखा वो मैंने वैसी पॉसिबिलिटीज लिखी नहीं है, लेकिन हो सकता है सवाल में उनसे डिफरेंट एरर बताया हो, इसलिए उस लिखे हुए से ज्यादा जरूरी है जो पिछले एक घंटे से बता रहा हूं। पी शेयर्स खरीद रहा है ना, यानी पी ने भी इन्वेस्टमेंट की हो, एस ने भी इन्वेस्टमेंट की हो। नहीं, कोई चीज खरीद ले कि शेयर खरीद ले, यानी पी एस के शेयर खरीदे और एस पी के शेयर खरीदे, ये कह रहे हैं। होता नहीं है सवालों में ऐसा, मतलब चलें लास्ट कंटिंजेंट कंसिडरेशन, लास्ट ये इस एडजस्टमेंट का लास्ट, अभी हैं 2-3 चीजें और। कंटिंजेंट कंसिडरेशन, कंटिंजेंट कंसिडरेशन की अमाउंट निकालने में और कोई IAS नहीं है, ये IFRS 3 ही बता रहा है। ये पैसे अभी दे दिए हैं? नहीं, ये पैसे देने हैं बाद में अगर कंडीशन पूरी हो गई तो अभी चूंकि पैसे दिए नहीं हैं इसलिए इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट तो नहीं होगा। यानी एक्विजिशन डेट पे ये जो मैंने वहां अंग्रेजी लिखी है वही काफी है, इन्वेस्टमेंट डेबिट, और हमें इसके नाम की एक लायबिलिटी बनानी पड़ेगी। इस अमाउंट से इसकी उस वक्त एक फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी? ये जो कंटिंजेंसीज होती है ना कि ये हुआ तो ये हुआ तो ये, ना हुआ तो क्या, हो गया तो क्या, इनकी वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल मॉडल होता होगा। तो इसकी आपको वैल्यू गिवन होनी चाहिए, इसकी फेयर वैल्यू गिवन होनी चाहिए। लेकिन एक तरीका यह हो सकता है कि हमने उन लोगों को कहा है कि अगर कंपनी के प्रॉफिट्स इतने % बढ़ गए तो हम तुम्हें 50 रुपए दे देंगे। अब वो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, वो टारगेट मीट होगा कि नहीं होगा पता नहीं, प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो इसकी वर्थ है 20 रुपए। दोबारा सुने, ये जो कंटिंजेंट कंसिडरेशन है ना, ये हमारी तरफ से एक वादा है जो किसी चीज पे डिपेंडेंट है। हमने कहा है 50 रुपए देंगे लेकिन अगर फलाना काम हो गया तो। अब इस कंटिंजेंसी की फेयर वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल मॉडल होगा, वो पी को खुद देखना पड़ेगा। एग्जाम की बात नहीं कर रहा, वैसे बता रहा हूं कि उसके लिए वो कौन सा मॉडल लगाए। एग्जाम की बात करें तो वो फेयर वैल्यू दी होनी चाहिए, फेयर वैल्यू दी होनी चाहिए जिस भी मेथड से निकली है, स्टूडेंट का काम नहीं है, फेयर वैल्यू दी होनी चाहिए। एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू से ये एंट्री हो जाएगी, हर ईयर एंड पे फेयर वैल्यू अपडेट होगी, जो कमी बेशी है वो इन्वेस्टमेंट में नहीं, वो P&L में एडजस्ट होगी, और फाइनली जब पेमेंट हो जाएगी लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। फेयर वैल्यू किसी भी स्टैटिस्टिकल मॉडल से निकल सकती है, वो वैल्यू दी होनी चाहिए एक स्टूडेंट को। पी को वो लगा ले जो मर्जी तरीका, IFRS 3 ने नहीं बताना कैसे निकालना है, स्टूडेंट को दी होगी। तो एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू से इन्वेस्टमेंट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, हर ईयर एंड पे चूंकि कंटिंजेंसी के हालात वाकयात बदल रहे होंगे, हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, तो इसकी वैल्यू बदल सकती है, तो उसको हर साल अपडेट करेंगे। जो कमी बेशी है वो पी के P&L में जाएगी, और फाइनली जब पैसे दे देंगे तो लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट। हो सकता है आपको फेयर वैल्यू देने की बजाय, बल्कि हो सकता है को सवाल के साथ ही बताऊं तो ज़्यादा बेहतर, नहीं हो सकता फेयर वैल्यू, वो जो हो सकता है वाली बात है वो जब सवाल में हो तो फिर ही बेहतर है। यानी कंटिंजेंट कंसिडरेशन के लिए एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू, इन्वेस्टमेंट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, हर ईयर एंड पे फेयर वैल्यू अपडेट होगी, और जो गेन लॉस है वो पेरेंट के P&L में जाएगा। अब सवाल में क्या करना है डिपेंड करता है सवाल में क्या एरर बताया। हो सकता है सवाल वाला कहे कि इसके बारे में सिरे से रिकॉर्ड ही कुछ नहीं किया, तो अब कर लें, तो कर लें रिकॉर्ड। इन्वेस्टमेंट में ले जाएं जो उस दिन की फेयर वैल्यू थी, बैलेंस शीट में ले आएं जो अब की फेयर वैल्यू है, और जो डिफरेंस है वो पी की रिटेन अर्निंग में डाल दें। तो होना क्या चाहिए? होना चाहिए ये कि एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू, इन्वेस्टमेंट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, उसके बाद हर ईयर एंड पे इसको अपडेट करना है, जो गेन लॉस हो P&L में जाना है।
सवाल में क्या करना है वो सवाल में डिपेंड करता है कि एरर क्या बताया हुआ है। तो कंटेंजेंट कंसिडरेशन का ये इलाज है। पॉसिबिलिटी है ना, शायद ऐसा ना हो। क्या मतलब कि अगर चार कंटेंजेंट कंसिडरेशन की सही ट्रीटमेंट ये है कि इन्वेस्टमेंट डेबिट, लायबिलिटी, क्रेडिट, एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू से, उसके बाद हर ईयर एंड पे फेयर वैल्यू अपडेट होगी, जो गेन लॉस है वो पीएनएल में जाएगा। ये सही ट्रीटमेंट है। सवाल में क्या करना है वो सवाल में डिपेंड करता है कि एरर क्या बताया हुआ है। फर्ज करें ईयर एंड आ गया तो वो 40% वो प्रॉफिट नहीं बढ़े, तो वो तो ठीक है, पीएनएल में गेन चला जाए, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट तो हमें अभी नहीं लगता नहीं कर रहे। उस वक्त तो लगता था ना कैसे ही होगा। जैसे वो IFRS 2 खैर बहुत पुरानी बात हो गई, उसमें मार्केट कंडीशन थी एक चीज़। मार्केट कंडीशन का इस्तेमाल होता है उस कागज़, उस पर्ची की फेयर वैल्यू निकालने में, कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है। तो इसी तरह से ये भी चूंकि कंटिंजेंसी है तो इसके लिए भी कोई ना कोई मॉडल लगता होगा, उससे एक वैल्यू निकलती होगी। उस दिन की वैल्यू से इन्वेस्टमेंट हो गई डेबिट। अब बाद में बेशक वो कंडीशन पूरी ना हो सके, वो बाद का मसला है, इन्वेस्टमेंट हो गई डेबिट। जैसे मार्केट कंडीशन बेशक बाद में पूरी ना हो सके, लेकिन एक्सपेंस ओवर द पीरियड होगा रिकॉर्ड। तो इसलिए हमें एक्विजिशन डेट पे उस किसी भी स्टैटिस्टिकल मॉडल से वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इन्वेस्टमेंट डेबिट करनी पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त बहरहाल हमारी तरफ से एक वादा था। अब बाद में बेशक वो वादा हमें पूरा नहीं करना पड़ा, लेकिन इन्वेस्टमेंट उस दिन होनी चाहिए डेबिट। इन्वेस्टमेंट बाद में क्रेडिट नहीं करनी, क्योंकि उस दिन वादा हमने बहरहाल किया था। बाद में जान बच गई तो बच गई, तो वो इनकम बन जाएगी। लेकिन एक्विजिशन डेट पे ये वादा मौजूद था और इस वादे की जो फेयर वैल्यू थी वो इन्वेस्टमेंट में डेबिट। उस वक्त ये वादा था और उस वक्त इस वादे की एक वैल्यू थी, इसलिए इन्वेस्टमेंट डेबिट। इन सब के सब में हमने इन्वेस्टमेंट को बाद में दोबारा अपडेट नहीं करना। इन सब के अंदर इसमें क्या इन्वेस्टमेंट को बाद में चेंज करना नहीं। बाद में हमारे शेयर की वैल्यू बदलती रहेगी तो इन्वेस्टमेंट डेबिट करते रहे। उस वक्त जो था वो इन्वेस्टमेंट डेबिट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट में डेबिट क्रेडिट नहीं आना। एक्विजिशन डेट की इसकी फेयर वैल्यू, इन्वेस्टमेंट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, हर ईयर एंड पे वो फेयर वैल्यू अपडेट होगी, जो गेन लॉस है वो पीएनएल में जाएगा। और सवाल में अगर इसके बारे में कोई एरर बताया हुआ तो जो बताया होगा उसको वैसे देखना होगा। चलें, ये लेक्चर 52 ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि 2 एडजस्टमेंट्स करानी थी मैंने। 52 को यहीं एंड करता हूँ, 53 छोटा सा करके तो बैलेंस शीट पूरी कर देता हूँ। ठीक है, 52 बस।